गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए पनाशिया ऑफ इंग्लिश, यानी कि वो जगह जहाँ पे आप अगर एक बार आ गए तो इंग्लिश की आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप देख पा रहे हैं चैनल को और अगर आपको डिटेल के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेल्ड प्रैक्टिस यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाती हूँ। और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग लेकर आए हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए। दैट इज़ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, स्टेनो मेंस, सीपीओ मेंस जो होने वाला है 26 मार्च को, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखा जाता है बैंक के एग्ज़ाम्स में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है हाँ एनडीए के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में, और भी जितने एग्ज़ाम जहाँ पे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश को पूछा जाता है वहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ग्रामर को बिना बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करें ऑप्शंस को और कैसे सही ऑप्शंस पे आए, ये हम लोग करते हैं इस सेशन में। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा सेशन आज का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग पहुंचने वाले हैं गाइस, लेकिन पहुंचने से जस्ट पहले अगर आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं करा है गाइस तो शेयर कर दीजिए। साउंड लो है, एक बार सब लोग कंफर्म करके बताइए, क्योंकि माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेल, सब कुछ सही है, यहाँ पे कोई लो का प्रॉब्लम है नहीं। बट इफ एवरीबडी विल टेल देन देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। एक बार कंफर्म कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है आपके स्क्रीन पे। बस सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हमारा सेशन हुआ था कल सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, बैक टू बैक बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने करा था, उसी तरीके से हम लोग आज कर रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें स्टक कर देते हैं, तो स्टक नहीं होना है, हर क्वेश्चन का डिटेल आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी आवाज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग जिसको प्रॉब्लम आ रही है शायद आपका या तो ईयरफोन आपने सेट नहीं कर रखा होगा या लो कर रखा होगा साउंड, बाकी यहाँ पे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करेंगे हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर, जल्दी से करिए। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो हमारा क्वेश्चन इंप्रूवमेंट होता है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन होता है, ये दो बेसिस पे आता है। या तो ये आ सकता है वोकैबुलरी पे और या फिर ये आ सकता है ग्रामर पे। तो अगर हम बात करें 100 की, तो 100 में से 90 टाइम्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है वो ग्रामर पे आता है, 10 टाइम्स ये आता है इस पे वोकैबुलरी पे, है ना। अगर हम लोग इतना रेशो देखें तो इतना ही फर्क होता है, 9:1 का रेशो होता है, ग्रामर ही आता है इसमें ज़्यादा, लेकिन कभी कभी वोकैबुलरी आ जाता है, कभी कभी फ्रेजल वर्ब आ जाता है, इसलिए हम लोग वोकैबुलरी वाला भी साथ में लेके चलते हैं। कभी फ्रेजल वर्ब आ गया, कभी इसमें इडियम्स डाल दिए जाते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, आंसर्स बताने लगे, कुछ लोग बी बता रहे, कुछ लोग सी बता रहे। आइए, दिस टाइम इस बार शी इज कमिंग इन हॉलीडेज, वो हॉलीडेज में आ रही है, फॉर एन एक्सटेंडिंग स्टे हियर। दिस टाइम यानी कि इस बार, ये हमारा क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, एक शब्द से ज्यादा अगर कोई भी पार्ट आ जाता है तो उसको हम फ्रेज बोल देते हैं, एक ही वर्ड में होता है तो हम इसको एडवर्ब बोलते हैं। दिस टाइम शी इज कमिंग, शी हमारा सब्जेक्ट है, वो आ रही है कहाँ पे, हॉलीडेज में। कब आ रही है, हॉलीडेज में। किस लिए आ रही है, फॉर एन एक्सटेंडिंग स्टे हियर। एक्सटेंडिंग स्टे, फॉर हमारा क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ग्रामर ही है इसमें। फॉर लिखा हुआ है, फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, एंड हमारा आर्टिकल है। प्रेपोजिशन को, आर्टिकल को अल्टीमेटली चाहिए क्या होता है, नाउन चाहिए होता है, तो ये नाउन है। ये वाला क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले प्रेपोजिशन आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है और एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। एक्सटेंशन होगा, फॉर के बाद नाउन आना चाहिए एग्जैक्टली। तो बेटा यहाँ पे देखो, फॉर के बाद नाउन ये रहा, एन के बाद नाउन ये रहा, एडजेक्टिव के बाद नाउन ये रहा, ये स्टे है। कैसा स्टे, कैसा स्टे, तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव भी एडजेक्टिव है। ठीक है,
एक्सटेंशन तो हमारा सबसे पहले कटेगा क्योंकि ये नाउन है और नाउन वहां पे ऑलरेडी है, और नाउन को तारीफ करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है, नाउन खुद नहीं आता है तारीफ करने के लिए, तो इसको हम सबसे पहले कट कर देंगे। एक्सटेंडेड स्टे, कैसा स्टे? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? बढ़ा हुआ, राइट? एक्सटेंड किया गया, बढ़ा हुआ। और एक्सटेंसिव का मतलब मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, आप समझिए। एक्सटेंसिव, व्हाट इज एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंसिव से बना हुआ है, एक्सटेंसिव से बना हुआ है या एक्सटेंशन से बना हुआ है, ठीक है? तो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है कोई, जैसे आपको मिला है, आप लोगों को पैकेज मिला है या कोई आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उसके एक्सटेंशन, प्रोजेक्ट में जो बढ़त मिलती है, ऑफिशियल होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंसिव ऑफिशियल होता है, और यहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एक्सटेंडेड होगा, एक्सटेंडिंग नहीं। एक्सटेंडिंग यानी एक्सटेंड करने वाला, और एक्सटेंडेड यानी एक्सटेंड किया हुआ। एडजेक्टिव चाहिए, एक्सटेंड किया हुआ, तो एडजेक्टिव कौन सा यहाँ पे सही होगा? कैसा स्टे? एक्सटेंडेड स्टे, बढ़ा हुआ। वो स्टे जो है एक्सटेंडेड होगा, यानी कि काफी लंबा होगा वो स्टे। ये बोलने के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे नाउन का यूज नहीं करेंगे, ये एडजेक्टिव यहाँ पे फिट नहीं है, राइट? एडजेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव ही आना चाहिए, और ये वाला एडजेक्टिव ही यहाँ पे फिट है। ओके, हाँ हाँ, पूछ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया, सी इसका राइट आंसर है। सेकंड पे चलेंगे। सेकंड आपके सामने ये रहा, wherever the two sisters go out for shopping they take their pet dog with them। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आप देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। जिसका सही है जल्दी से आप लोग थम्स अप जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका सही हो गया तो थम्स अप करिए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ में आ गया तो आप थम्स अप करिए, और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेट आने वाले बेटा जी प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है? टाइम से आया करें। व्हेनेवर, जब भी, द टू सिस्टर्स, दो बहनें, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे द लग गया है। व्हेनेवर, जब भी वो दो सिस्टर्स जाती हैं, गो आउट करती हैं, बाहर जाती हैं, किस लिए? शॉपिंग के लिए बाहर जाती हैं। दे टेक देयर पेट डॉग विद देम, वो लेती हैं अपने पेट डॉग को अपने साथ, उनके साथ लेके जाती हैं, ठीक है? अब देखिए, एक होता है आई गो शॉपिंग, आई गो, मैं जाती हूँ शॉपिंग, एक तो ये होता है आई गो शॉपिंग, मैं जाती हूँ कहाँ? शॉपिंग पे जाती हूँ। और एक ये भी होता है आई गो फॉर शॉपिंग। दोनों सेंटेंसेस क्या सही है क्या गलत है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एकदम सेम सा ही है, बस आउट लगा हुआ बीच में, है ना? आउट लगा हुआ, आई गो शॉपिंग, आई गो फॉर शॉपिंग, आई गो आउट शॉपिंग, आई गो आउट टू शॉपिंग, आई गो आउट ऑन शॉपिंग, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे समझ लीजिए, गो शॉपिंग जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आई गो शॉपिंग, तो मैं जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ? शॉपिंग पे जाती हूँ। इसमें यहाँ पे ये जो शॉपिंग है ना हमारा, ये एडवर्ब हो जाता है, ठीक है? और जब यहाँ पे गो फॉर शॉपिंग लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। शॉपिंग अगर हम लोग फॉर लगा देंगे, फॉर शॉपिंग, तो ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। यहाँ पे ये पर्पस बताएगा, मैं जाती हूँ कहाँ, किस लिए जाती हूँ? शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे ये क्या बताएगा? मैं जाती हूँ कहाँ? शॉपिंग जाती हूँ। ये हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे होम होता है ना गाइज, होम, गो ITV है, बिल्कुल सही है, गो ITV है। जैसे होम होता है ना, होम, आई गो होम सही है, आई गो टू माई होम, ठीक है? ये समझते हो, आई गो माई होम नहीं होता, आई गो टू माई होम। आई गो होम सही है क्योंकि गो हमारा ITV है, अपने साथ एडवर्ब या प्रेपोजिशन ले सकता है, तो वो अपने साथ एडवर्ब ले लेता है। शॉपिंग यहाँ पे एडवर्ब बन जाता है, होम यहाँ पे एडवर्ब बन जाता है जब हम गो के साथ लिख देते हैं उसको, ठीक है? तो आई गो होम, आई गो शॉपिंग, ये सही है। लेकिन जैसे ही होम के पहले माई लगाना होता है तो माई को किससे सेट करेंगे? आई गो टू माई होम, आई गो टू माई होम। अब यहाँ पे गो के बाद टू क्यों लगा दिया? क्योंकि गो माई होम बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि गो हमारा ITV है, और ITV, ये माई क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अपने साथ कब, एडजेक्टिव किसके पहले आता है? नाउन के पहले, तो ये नाउन बन गया। तो गो के बाद डायरेक्टली नाउन नहीं आ सकता है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ, आप लोग समझिएगा इसको। ये देखिए,
राइट आंसर क्या होगा? आई गो आउट शॉपिंग, आई गो आउट टू शॉपिंग। टू शॉपिंग तो गलत हो गया, टू शॉप होता तो सही होता पर्पस बताने के लिए, ये गलत है और ये गलत है। यहां तक तो प्रॉब्लम है, या तो ए होगा या फिर ये होगा। देखिए, तो आई गो आउट फॉर शॉपिंग या आई गो आउट शॉपिंग, इसको आप बिल्कुल ग्रामर की तरह समझिए, रीजन बता के। गो लिखा हुआ है, आई गो शॉपिंग, मैंने बोला था ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि गो हमारा क्या है? वर्ब है, और कैसा वर्ब है? आई टी वी वर्ब है। वो अपने साथ या तो एडवर्ब ले सकता है या फिर प्रेपोजिशन ले सकता है, तो ये ठीक है। पर जैसे ही यहाँ पे पर्पस बता दिया, आई गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, फॉर शॉपिंग, जैसे ही पर्पस बता दिया, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं कहाँ जाती हूँ? मैं जाती हूँ किस लिए? शॉपिंग करने के लिए। तो ये फॉर हमारा प्रेपोजिशन बन जाता है, और प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? नाउन चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आउट आ गया एक एडवर्ब, तो दूसरा एडवर्ब यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इसके लिए नहीं आ रहा है, ये दोनों इसके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? आई गो आउट फॉर शॉपिंग सही होगा, ठीक है। गो फॉर शॉपिंग। क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती है, ओके, आई गॉट इट, समझ में आ गया। अभी बात करते हैं आपकी क्लोज टेस्ट पे। चलिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि गो आउट शॉपिंग में ये दोनों एडवर्ब एक दूसरे के लिए नहीं आ रहे। जब एडवर्ब दो एक साथ आते हैं तो एक दूसरे के लिए आना चाहिए। जैसे आई राइट, मैं लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ? आई राइट स्लोली, मैं लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ? स्लोली लिखती हूँ। और स्लोली में मैंने लिख दिया वेरी, मैं लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ? स्लोली। कितना स्लोली? बहुत स्लोली। तो ये दोनों एक दूसरे, ये इसके लिए आ रहा है, क्लियर है? ये ध्यान रखना पड़ता है, दो एडवर्ब एक साथ तब आ सकते हैं जब ये वाला एडवर्ब इसके लिए ही आए, वरना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो गो आउट शॉपिंग यहाँ पे गलत हो गया, टू शॉपिंग, ऑन शॉपिंग रॉन्ग हो गया। राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। अब हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, पर थर्ड नंबर, सेकंड भी सही हुआ है। थर्ड नंबर पे चलने से पहले क्लोज टेस्ट पे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं बात करने के लिए। क्लोज टेस्ट पे बोलिए क्या बात करनी है, मैं एक बार देख लेती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं टफ क्लोज टेस्ट आते हैं, उसमें हम लोग फंस जाते हैं। टफ पे आप जब जा पाएंगे जब आप इजी की प्रैक्टिस को कर पाएंगे, ठीक है। तो इजी वाला जो है वो बताइए। नथिंग एल्स के साथ देन नहीं आता, बट आता है, ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं। प्ले विद मेहंदी आपने बताया था। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स बट प्राइड, ये आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ, पैसेज के लिए देखिए क्या करना है, जो लोग भी पैसेज के लिए बात कर रहे हैं, पैसेज के लिए मैंने बताया हुआ क्लोज टेस्ट जो है ना वो टफ तब हो पाएगा जब आपकी इजी पे पूरी कमांड हो जाएगी। और टफ और इजी वाला जो हमारा ये है ना क्लोज टेस्ट, इसमें हम लोगों ने पूरा क्लोज टेस्ट सबसे अच्छे तरीके से ग्रामर वाले क्लोज टेस्ट को कैसे करें, आपने वो वीडियो देखा है अगर, और उसके बाद जो मैंने जितने क्लोज टेस्ट करवाया, प्लीज उन क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप लोगों का ये जो आंसर है ना, ये क्लोज टेस्ट का आंसर है वो सही होने लगेगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो पैसेज थोड़ा सा जल्दी से कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 हो गया, 3 ये रहा। The experience was as important to the artist as it was to the thousands who comprised the audience. बहुत आसान क्वेश्चन है गाइज ये वाला भी। देखिए, the experience was so as important to the artist, उतना ही important था आर्टिस्ट के लिए जितना कि ये था to the thousands, उन हजारों के लिए, who comprise the audience, जो मिलके कंप्राइज करते हैं ऑडियंस को। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल भी टफ नहीं है इसमें। क्लोज टेस्ट का क्लास होगा, अभी बीच बीच में होता जाएगा, ठीक है, होगा बीच बीच में होता जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताइए। देखिए, द एक्सपीरियंस वॉज एज इम्पॉर्टेंट, एक्सपीरियंस उतना इम्पॉर्टेंट था आर्टिस्ट के लिए जितना कि इट वॉज टू द थाउजेंड्स, उन हजारों के लिए जितना था उतना ही इंपॉर्टेंट था आर्टिस्ट के लिए। हु कंप्राइज द ऑडियंस, जो मिलकर बनाते हैं, क्या ऑडियंस बनाते। कंप्राइज करना क्या होता है? मिलकर बनाना। हु कंप्राइज, तो मिलकर बनाना, तो कंप्राइज करना। टेंस का क्वेश्चन है ये, टेंस का, किसका क्वेश्चन है ये? टेंस का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, टेंस के क्वेश्चन में क्या होता है, इधर पास्ट टेंस है, इधर पास्ट टेंस है, तो इधर प्रेजेंट कैसे आएगा, है ना, इधर प्रेजेंट नहीं आएगा, तो चेंज करेंगे हम लोग
और चेंज करके क्या कर देंगे, पास्ट लगा देंगे, तो वुड कंप्राइज थोड़ी आएगा, क्योंकि हो चुका है एक्शन के, एक्सपीरियंस उतना इंपॉर्टेंट था तो हो चुका है, डिड भी नहीं आएगा, साफ साफ आंसर हमारा क्या आएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा आप सब बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, डी नहीं होगा, डी में हु कंप्राइज्ड ऑफ, देखो ऑफ का हम लोग कर लेते हैं, कंप्राइज जो होता है ना गाइज, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, कंप्राइज जो है अगर एक्टिव सेंटेंस में आया है, ये ट्रांजिटिव है, एक्टिव सेंटेंस में आया है तो ये अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, ये एक्टिव है ना, ये हु है, हु इनके लिए आया है थाउजेंड्स, हु कंप्राइज, तो ये कंप्राइज के बाद क्या आ रहा है, कंप्राइज व्हाट, ऑडियंस, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर एक्टिव में होता है, अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है तो हमारा कंप्राइज अपने साथ ऑफ नहीं लेता है। अगर ये पैसिव में हो, इसके साथ इज लग जाए या एम लग जाए या आर लग जाए या फिर वॉज या वर लग जाए, ठीक है, तब अगर कंप्राइज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आएगा फिर कंप्राइज का, कंप्राइज्ड आएगा तो इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये पैसिव में होता है तब इसके साथ हमें ऑफ लगाना होता है, इज एम आर वॉज वर पहले आ जाएगा और फिर कंप्राइज्ड आएगा और फिर ऑफ आएगा, और ये वाला इसीलिए गलत है क्योंकि हु के बाद कोई इज एम आर वॉज वर नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आप लोग को थर्ड समझ में आ गया और कंप्राइज का सेंस भी समझ में आ गया गाइस, जल्दी से थम्स अप करिए आप लोग क्विकली फटाफट से। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 4 जो है आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे। बट जस्ट हाउ फार ही विल मैनेज टू रन विद दोज शूज रिमेन्स टू बी सीन, ठीक है। बट जस्ट हाउ फार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज इसका टफ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बट जस्ट हाउ फार, पर आखिर कितनी देर तक ही विल मैनेज, या कितनी दूर तक, डिस्टेंस के लिए आया ना, कितनी दूर तक वो मैनेज करेगा रन करने का विद दो शूज, उन शूज के साथ वो कितनी देर तक मैनेज करेगा रन करने का, इट रिमेन्स टू बी सीन, ये ही देखना बाकी है। ये देखो ये रिमेन्स टू बी सीन आया ना, ये इसके लिए है, इसके लिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा जब क्लॉज में आ जाता है या फ्रेज में आ जाता है तो वो कैसा होता है, वो सिंगुलर अपने साथ वर्ब लेता है, तो ये हमारा वर्ब सिंगुलर जो है ना वो इसके लिए आया है, हमारे क्लॉज के लिए। बट जस्ट हाउ फार, कितनी दूर तक वो इन शूज के साथ, उन शूज के साथ चल लेगा, भाग लेगा, भागने का मैनेज कर लेगा, यही देखना बाकी है, ठीक है। अब डिस्टेंस है, बट जस्ट हाउ फार्दर लिख देंगे। फार्दर कब होता है, ये ध्यान रखने की बात है, फार्दर कब होता है, फार, फार्दर और फार्देस्ट होता है, कब होता है, जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं। क्या यहाँ पे तुलना हो रही है गाइस, बताइएगा, तुलना क्या होता है, इसकी तुलना, उसकी तुलना, किसी की किसी से तुलना हो रही है क्या, इसकी कोई तुलना हो रही है कि कितनी दूर तक, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितनी दूर तक वो उन शूज के साथ मैनेज करेगा, बस ये देखना बाकी है, तो कोई तुलना नहीं हो रही, इसलिए इसको हम कट कर देंगे, राइट। अब थर्ड वाले को देखते हैं, पहले यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है, फर्दर क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। फार्दर और फार्देस्ट ये आता है हमेशा डिस्टेंस के लिए, फार का ही होता है ये सब रूप, है ना, फार का ही फॉर्म है, ये दोनों फार का ही फॉर्म है, ये वाला और एक ये वाला भी, ये फर्दर, ठीक है। तो इस फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, कोई नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होने वाली है क्या, ऐसा पूछने के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं। तो एक्स्ट्रा के रूप में, सरप्लस के रूप में, इन एडिशन टू के रूप में हम फर्दर के लिए यूज करते हैं। फार का हो जाता है फर्दर और फर्देस्ट, और फार का फार्दर और फार्देस्ट हो जाता है, जो कि डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बात हो गई क्लोज टेस्ट की, अभी पहले हुई थी बेटा, बार बार मत बोलो एक ही बात। तो ये फार्दर जो है हमारा, ये डिस्टेंस के लिए आता है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा, थर्ड इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा की बात नहीं हो रही है। सेकेंड वाले, बट जस्ट हाउ मच फार,
कितनी ज्यादा दूर, यहाँ पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, कितनी दूर जाएगा वो मैनेज करेगा ये देखना बाकी है, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, क्या आंसर होगा? राइट, डी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सी में कुछ ऐसा, सी तो ऑलरेडी गलत है, ए में कंपैरिजन दिया हुआ और इसमें मच को ऐड किया गया है, जबकि ये हमारे सेंस कंप्लीट को दे रहा है, तो इसको हम लोग सेंस में चेंज नहीं करेंगे। 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, थम्स अप करिएगा अगर आप लोगों को आ गया। 5 में चलेंगे अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे, बोनस है आप सभी के लिए, आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। He offered me tea but I denied it. उसने मुझे ऑफर किया टी, पर मैंने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है गाइस, एक मिनट, इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे नहीं देना चाहिए रेड, ये गलत है, यहाँ पे रेड नहीं देना चाहिए, यहाँ पे रेड देना चाहिए। देखो मीनिंग देखोगे ना डिनाई का तो सब समझ में आ जाएगा, ये गलत है, ये गलत है इस क्वेश्चन में। ये ऑफर जो है यहाँ पे नहीं आएगा रेड, वहां पे रेड आएगा, मैंने चेंज कर दिया है, इसको हम ब्लैक से ही कर लेते हैं। ही ऑफर्ड जो है ये ऑफर्ड ब्लैक से ही करना चाहिए था, ठीक है, ये ब्लैक ही है और वो हमारा रेड हो जाएगा। राइट, ये ब्लैक ही है, ठीक है। अब चलिए, हाँ डिनाइड पे मार्क होगा। चलो नेक्स्ट, ही ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट, उसने मुझे ऑफर किया टी पर मैंने डिनाई कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन है, डिनाई करना क्या होता है? मना करना, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग जब आप देखेंगे, यहाँ सिनोनिम्स में जाएंगे तो ये सब आपको सिनोनिम्स में मिल जाएगा। अब जब ऐसा होता है कि सारे सिनोनिम है, यानी क्लोज वर्ड्स आ जाते हैं, एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या चेंज करेंगे? राइट, तो डिनाई यानी मना करना, या आपके ऊपर कोई आरोप लगाया हुआ है जो कि रियल है, जैसे सबने आपको देखा है पेन चुराते हुए और आप बोल रहे हो नो नो आई डिड नॉट स्टील इट, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? डिनाई कर रहे हो, आप अपने ऊपर लगे आरोपों का क्या कर रहे हो? खंडन कर रहे हो, तो इसलिए डिनाई का यूज किया जाता है। रेफ्यूट जो होता है वो पूरा का पूरा इसका ऑपोजिट, सॉरी इसी का सिनोनिम होता है, डिनाई के ही जगह हम लोग यूज कर सकते हैं रेफ्यूटेड को। नेग्लेक्ट करना यानी क्या होता है? नेग्लेक्ट कर रहे हैं अगर आप किसी चीज को, तो आप क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और डिक्लाइन कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं? पोलाइटली, बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, विनम्रता के साथ क्या करना है? मना करना है। अगर आपको कोई चाय ऑफर करता है और आपका मन नहीं है तो आप क्या करोगे? बहुत पोलाइटली मना कर दोगे। इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? राइट आंसर, यहाँ पे जो राइट और अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा डिक्लाइन, जो कि डिनाई की जगह आएगा गाइस, ठीक है। डिनाई हमारा अंडरलाइन है, ये क्लियर है ना आप सभी को? ठीक है, तो राइट आंसर डिनाई होगा, 5 नहीं होगा इसका राइट आंसर बेटा, ये नहीं होगा। राइट आंसर हमारा सी होगा, दैट इज डिक्लाइन, और डिक्लाइन यानी पोलाइटली मना करना होता है, ये आएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 अगर आ गया है समझ में, मीनिंग्स कंफर्म हो गए हैं आप लोगों, तो प्लीज थम्स अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। द हाउसेस इन आवर स्ट्रीट आर मोर ब्यूटिफुल देन ऑन द मेन रोड। हाउसेस जो हैं हमारे स्ट्रीट में यानी गली में, आर मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा खूबसूरत हैं, देन यहाँ पे हो रहा है कंपैरिजन, ठीक है, से ज्यादा। किससे कंपैरिजन हो रहा है? देन ऑन द मेन रोड, मेन रोड पे होने वाले जो घर हैं, मेन रोड पे वाले जो घर हैं उनसे ज्यादा जो खूबसूरत है वो कौन है? स्ट्रीट वाले घर। स्ट्रीट में जो हमारे स्ट्रीट में जो घर है वो ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। क्वेश्चन टफ लग रहे हैं कि आज लोग धीरे धीरे कम हुए जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन टफ हो गए, ऐसा है क्या? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और स्टेनो में अगर मैं अभी आप लोगों को इंप्रूवमेंट करवाने वाली हूँ, पहले हम लोग करेंगे पैराजंबल। कल शाम को पैराजंबल का सेशन आने वाला है। आप लोगों को चाहिए क्या पैराजंबल का सेशन? ये बताइए, नहीं तो हम उसको चेंज कर देंगे। पैराजंबल क्वेश्चंस किसके जो आए हुए हैं स्टेनो में वो करेंगे हम लोग कल, स्टेनो वाले पैराजंबल क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर दिस और शुड वी चेंज इट, या हम इसको चेंज कर दें? ये बताइए। नो किस लिए बोल रहे हैं अर्पिता?
द हाउसेज इन आवर स्ट्रीट आर मोर ब्यूटिफुल। देखो कंपैरिजन किसका हो रहा है, द हाउसेज, घर जो है, कौन से घर, हमारी गली में जो घर हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हाउसेज है, तो हाउसेस का कंपैरिजन हो रहा है देन ऑन द मेन रोड। इससे कैसे कंपैरिजन हो जाएगा, है ना, ये गलत है ना, ये तो ये इसकी जगह, आज स्ट्रीट की जगह, जो घर हमारे गली में है वो घर ज्यादा खूबसूरत है किससे, उन घरों से जो कहां पर है, मेन रोड पर है, ये बोला जाना चाहिए, पर ये नहीं बोला गया। द घर, जो वो घर जो हमारे गलियों में है वो ज्यादा खूबसूरत है मेन रोड पर से, तो ज्यादा क्लियर नहीं है इसमें, इसलिए क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, क्लियर करने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो हम दैट का यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, सिंगुलर है यानी अनकाउंटेबल है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करते हैं। जैसे सीनरी वाले क्वेश्चन में आता है ना, तो हम लोग दैट का यूज करते हैं, सीनरीज नहीं होता है क्योंकि उसका, ठीक है। चलिए नहीं, दोज स्ट्रीट के लिए नहीं, दोज आएगा हमारे सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, हाउसेस है, तो देन आएगा फिर दोज आएगा, ठीक है, हाउसेस के लिए आया। अब हाउसेस है ना हमारा सब्जेक्ट, ये प्लूरल है तो इसके लिए आया है, तो राइट आंसर हमारा बी ही होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, क्योंकि देन दोज ऑन द मेन रोड, वो वाले से जो रोड पर है, ये बोलने के लिए दोज लगाना पड़ेगा, देन दोज ऑन द मेन रोड। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, दोज नहीं लगाया था, इसलिए रोड वाले से ही कंपैरिजन होता है, जो गलत है, राइट। चलिए इसी के साथ राइट आंसर हमारा बी हो गया। एक बार फिर से मैं क्लियर करके आप लोगों को समझा देती हूँ। देन तो है ही, यहाँ पे भी था देन, इसमें दैट लिख दिया था जो कि सिंगुलर, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल था तो इसके हिसाब से ये मैच नहीं करेगा, इसलिए इसको हमने काट दिया। अब थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल आ जाएगा, देन दोज ऑफ या देन दोज ऑन ये बोलना होता है, तो ये रहा वहां पे, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी होगा। अगर आपको 6 समझ में आ गया तो जल्दी से 6 के लिए थम्स अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, आ गया है 7, बोनस है सबके लिए, क्विकली आंसर दो, आगे बढ़ो 7 नंबर पे, बोनस क्वेश्चन नंबर बोनस है 7 सबके लिए। माय मदर इज इल सिंस 2 months, मेरी मदर जो है वो सिंस 2 months पिछले 2 महीनों से क्या है, इल है, बीमार है, ठीक है। तो मेरी मदर जो है वो बीमार है 2 महीनों से, तो यहाँ पे सिंस जो आया है, कल भी हमने इसको डिस्कस करा था, हर क्लास में लगभग हम इसको डिस्कस करते हैं। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, समय बिंदु के लिए आता है। जुलाई से मदर बीमार है, या मंडे से मदर बीमार है, या 2019 से मदर बीमार है, इसके लिए ये सब क्या है, पॉइंट है, समय बिंदु है, इसके लिए आता है, राइट। पर यहाँ पे तो 2 months दे दिया गया है, और 2 months क्या होता है, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन यानी समय अवधि, और समय अवधि के लिए हमें क्या लगाना होता है, समय अवधि के लिए हमें लगाना होता है फॉर। तो सबसे पहले तो फॉर वाला सही करेंगे, इसको हम कट कर देंगे, फॉर हो गया सबसे पहले। अब इज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि सिंस या फॉर या तो परफेक्ट में आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो राइट आंसर हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी इसी में है और फॉर भी इसी में है, तो दोनों मिला के सी लॉक हो जाएगा। इलिंग नहीं होता है, इलिंग नहीं होता, बिल्कुल सही बात, ठीक है। चलिए इसी के साथ राइट आंसर सी हो गया, 7 नंबर सही है। जिसका सही है वो थम्स अप कर दीजिए, जो नहीं करेगा मैं समझ लूंगी सबके गलत थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया, 8th पे चलेंगे। 8th आ गया आपके सामने। टू मेक हिम सक्सीड द करेक्ट थिंग टू डू इज टू पनिश हिम अंटिल ही डजंट ट्राई। उसको सक्सेस बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए द करेक्ट थिंग, सही चीज क्या है, टू डू इज टू पनिश हिम, सही चीज क्या है करने की, उसको पनिश करना, अंटिल जब तक कि वो ट्राई नहीं करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए 8th नंबर में ए बता रहे हैं और बी यहीं पे, अच्छा ये बी है बेटा, ये देखो गैप के बाद बी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। until he tries, until he does try, until he will try, until he did not try। तो until जो हमारा शब्द होता है उसके अंदर क्या छुपा होता है, सबसे पहले not छुपा होता है, जब तक कि नहीं, ठीक है, इसका मीनिंग होता है until unless का,
जब तक कि नहीं, उसको पनिश करो जब तक कि वो ट्राई नहीं करता है, तब तक कि उसको पनिश करना है। नॉट वाला गलत हो जाएगा, नॉट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नॉट उसमें छुपा होता है, तो इसमें भी नॉट दिया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। 3 हमारे ऑप्शंस इसी बात पे गलत हो गए। अब इसमें ही डज ट्राई और ही ट्राइज, अब इन दोनों में क्या गैप है, डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? ए लॉक कर दूंगी मैं, पर मुझे बताओ ए और बी में क्या डिफरेंस है? until he does try, until he tries, मीनिंग अगर आपसे पूछे I do try, मैं बोलूं अगर मैं I do try, मतलब क्या है इसका? I do call him, इसका मतलब क्या होता है? मैं उसे कॉल करती तो हूं, इसका मतलब ये होता है। थोड़ा सा एम्फोसिस के लिए until और unless के साथ नॉट नहीं आता है, बिल्कुल सही, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट आएगा, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की जरूरत है, तो प्रेजेंट भी आ जाएगा। और दूसरी चीज, ये डज जो है ना, ये क्या करता है? एम्फसिस का काम करता है। अगर वर्ब के साथ हमें हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, अरे मैं कॉल करती तो हूँ, मैंने भी फॉर्म भरा था, आई डिड फिल द फॉर्म, इस तरीके से। तो ये जो है ना एम्फसिस के लिए, हिंदी में जो हम भी बोलते हैं, तो बोलते हैं, ही बोलते हैं, ये जो एम्फसिस वाले वर्ड है, इनको बोलने के लिए हम डू या डज को इस्तेमाल करते है, ठीक है। इसलिए चलिए इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लियर हो गया, अगर हो गया तो थम्स अप कर दीजिए। 9 पे चलेंगे, 9 ये रहा आपके सामने। कालिदास आ गए हैं हमारे सामने, जो कि क्या है? इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर ड्रामेटिस्ट्स, जितने भी ड्रामेटिस्ट्स हैं, ड्रामा राइटर हैं, है ना, उन सब से, हाँ बिना नॉट के एम्फसिस करते हैं, बिल्कुल सही है। अंटिल मॉडल नहीं है, अंटिल कंजंक्शन है, कंजंक्शन, मॉडल कैसे हो गया? जिसका सही है वही थम्स अप करेंगे, एग्जैक्टली इससे पता चलता है किस किस का सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कालिदास जो है वो जितने भी ड्रामेटिस्ट आज तक, में हिंदी में क्या बोलेंगे ड्रामा राइटर को, बताइएगा। जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, ये बोला गया है, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, यानी सबसे ज्यादा जितने भी हैं उनमें से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। जब हमें ये बताना होता है तो क्या बोलना होता है? मोस्ट अदर, अधिकांश दूसरों से, द अदर, एनी अदर, ऑल द। तो ऑल द का मतलब क्या होता है? जितने भी हैं उतने से। अगर ऑल अदर लिख दिया तो बाकी सभी दूसरों से, बाकी सभी दूसरों से। यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है, हमें सब में से अच्छा बताना है तो हम क्या लिखेंगे? ऑल द, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ड्रामेटिस्ट, जितने भी ड्रामेटिस्ट्स हैं उतने से सबसे ज्यादा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑल द आ जाएगा। कहाँ रिपीटेड है? अभी तक ये वाला नहीं आया कंसेप्ट। अब चलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला 10 वाला। यहाँ पे आपके सामने है 4 इडियम्स, आपको चारों इडियम्स का मीनिंग बताना है। चारों कल वाले क्लास में आए थे, ठीक है, सारे कल वाले क्लास में आए थे। those who study at 6s and 7s seldom succeed, वो ना के बराबर सक्सीड होते हैं, ठीक है। प्रोटोगनिस्ट तो हीरो होता है, हीरो ऑफ द स्टोरी, हीरोइन ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड प्रोटोगनिस्ट, ठीक है। those who study at 6s and 7s seldom succeed, ना के बराबर seldom यानी rarely succeed होते हैं। अच्छा, कालिदास वाला करवा चुकी हूँ, ठीक है। at 6s and 7 का मतलब क्या होता है? by fits and start का मीनिंग क्या होता है? by leaps and bound का मीनिंग क्या होता है? from pillar to post का मीनिंग क्या होता है? from pillar to post जो है वो कल नहीं आया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। pillar to post का मतलब क्या होता है? from beginning to end, शुरू से लेके एंड तक, शुरू से एंड तक बोला जाता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है। और एट 6s and 7 लिखा हुआ है। अगर आप 6 और 7 में, तो मतलब आप सोच रहे हैं 6 लूं या 7 लूं, 6 लूं या 7 लूं, यानी आप क्या हो गए हैं? आप हो गए हैं अनडिसाइडेड, आप हो गए हैं कंफ्यूज्ड, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें मुझे किसको चुनना चाहिए, ये होता है ये वाला। अब बताएंगे आप मुझे लीप्स एंड बाउंड्स, आप बताइए, लीप्स एंड बाउंड्स बताइए।
ये आप ही बताएंगे। लीप्स एंड बाउंड्स कल आया था क्लास में। फिट्स एंड स्टार्ट तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं, ठीक है। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? फिट्स, देखो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब कैसे समझोगे? फिट आ गए, फिट क्या होता है? किसी तरीके का दौरा पड़ना, तो फिट्स हो गए, फिर आपने रुक गए, फिर आपने स्टार्ट किया, फिर से फिट्स हो गए, फिर से आपने रुक गया, फिर आपने स्टार्ट किया, यानी कि समथिंग विच इज नॉट रेगुलर, जो कैसा होता है? इररेगुलर होता है। फिट्स एंड स्टार्ट यानी इररेगुलर, ठीक है। तो दोज हु स्टडी इररेगुलरली वो कभी सक्सीड नहीं होता है। अरे ईद का चांद थोड़ी आपको देखना है जो आप इरेगुलरली पढ़ोगे और आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं ना। तो यहाँ पे आपको रेगुलरिटी की जरूरत है। जो इरेगुलरली पढ़ते हैं दे डू नॉट गेट सक्सीड, ये यहाँ पे बोला गया। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत सारा, लॉट्स ऑफ में या बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ना, ये बोला जाता है। फास्ट बढ़ना या बहुत ज्यादा बढ़ना उसको बोला जाता है। पिलर टू पोस्ट हमने कर लिया, ठीक है। चलिए इसी के साथ राइट आंसर क्या होगा हमारा? फिट्स एंड स्टार्ट होगा कि फिट्स आ गए फिर स्टार्ट किया, फिर फिट्स आ गए फिर स्टार्ट किया, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, राइट, ठीक है। तो ये रेगुलरली हो गया इसका आंसर। 7, 6 एंड 7 नहीं होगा, ठीक है। सारे इडियम्स क्लियर हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 ये रहा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी हर्ड ऑफ देम हैविंग डिस्कवर्ड अनदर स्ट्रीम। हमने उनके बारे में सुना था कि उन्होंने क्या कर लिया? डिस्कवर कर लिया अनदर स्ट्रीम, दूसरे स्ट्रीम को उन्होंने क्या कर लिया? डिस्कवर कर लिया। चलिए सारे इडियम अगर आपको आते थे, अगर आप उसको कर पाए हैं तो जल्दी से उस पर थम्स अप जरूर करेगा। और अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। वी हर्ड ऑफ देम, हमने उनके बारे में सुना, क्या करते हुए? हैविंग डिस्कवर्ड, कि उन्होंने अनदर स्ट्रीम को क्या कर लिया है? डिस्कवर कर लिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं देयर आएगा, मुझे पता है कौन बोलेगा देयर। जिसके दिमाग में चलेगा कि मैम ने बताया था ऑफ प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव। कुछ लोग बोलेंगे, अभी देखना, पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे क्या आना चाहिए था? जीरंड। ये होता है पूरा, इसमें जीरंड नहीं आ रहा है गाइस, देखो ध्यान से, ठीक है। प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड का कंसेप्ट होता है, जो नहीं, ये वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगे हमारे पास जीरंड नहीं है। ऑफ देम हैविंग डिस्कवर्ड, व्हाट इज हैविंग डिस्कवर्ड? व्हाट इज हैविंग डिस्कवर्ड? वी हर्ड ऑफ देम, हमने उनके बारे में सुना। हैविंग डिस्कवर्ड अनदर स्ट्रीम, तो क्या हम इसको कर दे? वी हर्ड ऑफ देयर हैविंग डिस्कवर्ड, ये हो जाएगा क्या इसका आंसर? या यही रहेगा जो दिया हुआ है? सोचिएगा, इसको आराम से करिएगा, आराम से करिएगा इसको। हमने सुना उनके बारे में, ठीक है, तो देयर हो सकता है उनका, उनको सुना, क्या सुना? हैविंग डिस्कवर्ड, कि उन लोगों ने क्या कर लिया? अनदर स्ट्रीम को डिस्कवर कर रहे हैं वो लोग, इसके बारे में हमने सुना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा यही होगा, एग्जैक्टली यही वाला हमारा लगेगा यहाँ पे। प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड। देम नहीं आएगा, देम डिस्कवरिंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ जो है हमारा, हालांकि प्रेपोजिशन अपने साथ ये ले लेता है, लेकिन आगे अगर जीरंड हो तो हमें ये नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए इसको हम काटेंगे, इसको हम भी काट देंगे। डिस्कवरिंग नहीं आएगा, ठीक है। वी हर्ड ऑफ देम डिस्कवरिंग अनदर स्ट्रीम। तो देखेंगे ध्यान से, इसमें भी वही हो रहा है। देखो गाइस, एक बार ध्यान से देखो, बी और सी पूरा देखिएगा फिर से। बी और सी बिल्कुल सेम है, जैसा बी है वैसा ही सी है, जैसा बी है वैसा ही सी है। अगर हम चले उसके तरह, जो हमारा फॉर्मूला है, प्रपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड, ठीक है। अब देखिएगा, प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरंड लगाना है, लेकिन अगर हम इस वाले को चुनते हैं, ठीक है, इस वाले को चुनते तो उसमें हैविंग डिस्कवर्ड क्या होता है? हैव प्लस वर्ब थर्ड क्या सेंस देता है? ये सेंस देता है एक्शन करने के बाद। कल आया था ना, एक्शन करने के बाद, इसका मतलब तो एक्शन करने के बाद होता है। तो यहाँ पे क्या ये सेंस देगा? डिस्कवर्ड अनदर स्ट्रीम, कि अनदर स्ट्रीम को डिस्कवर करने के बाद उनके बारे में सुना, ये कुछ नहीं देगा सेंस, ठीक है, ये उनके बारे में एग्जैक्ट सेंस नहीं देगा। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही क्या होगा?
हमने सुना उनके बारे में कि उन्होंने अनदर स्ट्रीम को डिस्कवर कर लिया है। प्रेपोजिशन भी आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव भी आ गया और जीरेंड भी आ गया, और हैविंग वाला जो कंफ्यूजन वाला सेंस है वो भी ये नहीं दे रहा है। सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा और सी नहीं होगा। जल्दबाजी में आंसर दोगे तो सी लगा दोगे, लेकिन सी में हैविंग डिस्कवर्ड है जो क्या कहता है? एक्शन करने के बाद, इसलिए ये हमारा राइट आंसर ना होके ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जीरेंड, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लग रहा है और ये सेंस भी दे रहा है। एक्शन करने के बाद वाला सेंस जो है ये यहाँ पे कमजोर बना रहा था सेंटेंस को, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया तो थम्स अप करिए, नहीं आया तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा बाद में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा बी एंड नॉट सी, नॉट ए, नॉट डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट, अगर आप मार्केट के पास रह रहे, मार्केट प्लेस के पास रह रहे हैं, यू शुड बी रेडी, आपको रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, टू बेयर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय ट्रैफिक, ट्रैफिक के परेशानियों को, ट्रैफिक की जो परेशानियां हैं, यानी ट्रैफिक का जो डिस्टर्बेंस है, जो शोर है, उसको आपको बेयर करने के लिए, सहन करने के लिए रेडी होना चाहिए। बेयर विद, बेयर अवे, बेयर अपॉन, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का। और गाइज इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, वो फ्रेजल वर्ब्स जो एसएससी ने अब तक पूछे हैं, वो सारे फ्रेजल्स कंपाइल करके मैं ला रही हूँ आप लोगों के लिए एक सेशन में जो आने वाला है कल। कल का जो वोकैबुलरी सेशन होगा वो वोकैबुलरी नहीं होगा, फ्रेजल वर्ब का सेशन होगा। हम लोग करेंगे कल शाम को 3 बजे फ्रेजल वर्ब का कंपाइल्ड सेशन, जहाँ पे जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आए ना वो सारे हम लोग वहाँ पे करेंगे। ठीक है, बेयर अपने साथ विद लेता है, इन सब का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, बेयर विद करना, टॉलरेट करना, सहन करना। तो बेयर अपने साथ क्योंकि विद लेता है तो राइट आंसर तो बता ही दिया आप लोगों ने, हो जाएगा बिल्कुल सही। बेयर विद करना, टॉलरेट करना हो जाएगा, राइट है इसका। तो अब मेरे को ये बता दीजिए, फ्रेजल वर्ब का एक सेशन आ रहा है, कंपाइल्ड फ्रेजल वर्ब्स है, जिसमें पूरा जो भी आया हुआ है ना वो आएगा। कैसे डर गए? बेयर विद, पुट अप विद, बिल्कुल सही है, सेम क्वेश्चन से सेम आंसर हो जाएगा और टॉलरेट यहाँ पे सही आंसर होगा। इसी के साथ आज के पूरे 12 क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो खत्म हो गए हैं और अब हम लोग सेशन को खत्म करेंगे। गाइज यहाँ पे मैं बता दूं, कल रात को जो सेशन आया था इडियम्स का, हैव यू सीन दैट सेशन? स्टेनो का सेशन था, स्टेनो में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हम लोगों ने लिए थे। ये अब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, बेटा गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप अगर अभी आए हो तो बहुत लेट हो गए हो, और अगर आप सेशन देख के फिर आपने गुड मॉर्निंग किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको टाइम पे आना चाहिए, जो लोग लेट आए हैं, ठीक है उनको। चलिए, इसी के साथ रात वाला सेशन देखा था क्या? पीडीएफ्स आप लोगों को आज मिल जाएंगी कंपाइल, कल नहीं मिली होंगी शायद कुछ पीडीएफ्स, वो सब मिल जाएंगी आज, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब चलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज शाम को 4 बजे सेशन आएगा और आज रात को 9 बजे सेशन आएगा। दोनों सेशन बहुत स्पेशल, बहुत खास होंगे, दोनों को देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच और प्लीज़ लाइक द सेशन। और जो लोग नए मिले उन्हें प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। इसी के साथ सेशन को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए, 80 में से 50 लर्न कर लिया है, अरे सारे 80 हो जाएंगे, एक बार दोबारा देख लो, बस इतना ही है। उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कंपैरेटिवली वो ज़्यादा वो हो रहा था, रिपीटेड ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलेंगे उस वाले सेशन में, ज़रूर मिलेंगे जहाँ पे एक साथ लगातार 2000 इडियम्स होंगे, एक साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।